हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग बायो का जो चैप्टर 7 है उसका हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि आज हम लोग बायो का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं और प्यारे बच्चों चैप्टर 7 का नाम क्या है? विकास नाम है। ठीक है, और विकास के बारे में हम लोग पूरा डीपली जानने वाले हैं, जो आपको 100% समझ में आएगा। और आपको एक बात बता दें कि अगर आप ये क्लास करते हैं, थ्योरी का क्लास करते हैं, तो आपको आने वाला से इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव होगा उसको रटना नहीं पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा भी जाएगा, कहीं से भी कितना भी डीपली पूछा जाएगा, तो वह आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी करने का इतना सारा फायदा होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार बताइए कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है, और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सुबह का क्लास किसी को भी ना छूटे। और अब आपका जो क्लास है ना पूरी तरह से रेगुलर हो चुका है, वो आपको भी दिख रहा होगा कि सर अब पूरा रेगुलर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और आपका क्लास अब रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं ना बाबू, फटाफट से इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने के बाद से अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो प्यारे बच्चों फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप आपको ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो विकास चैप्टर है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, और इसको समझने वाली चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि विकास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे जीव जंतु आए, कैसे पेड़ पौधे बने, है ना, कैसे क्या हुआ, यही सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कैसे, ठीक है, हमारी ब्रह्मांड बनी तो बनी कैसे, इसी सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके, प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग वीडियो को एक बार तुरंत शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो कोर्स नहीं लिए हैं ना बाबू, कम समय बचा है, ले लीजिए। इसमें क्या होगा, 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, समझिए सब्जेक्टिव, साथ में रहेगा गेस प्रश्न, और यहाँ पे नोट्स भी रहेगा। ये सारी सुविधा आपको मात्र 499 में मिलेगी पूरा सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे लेने के लिए नंबर नोट कीजिए 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके फटाफट से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करें। एक बार सभी बच्चे यस बोल दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर देते हैं। सभी बच्चे एक बार यस बोलिए ताकि हम क्लास को शुरू कर दे। आप भी प्यारे बच्चों एकदम रेडी रहिए ताकि क्लास यहाँ पे शुरू हो जाए। सभी बच्चे एक बार यस बोलिए, तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार यस बोलेंगे ताकि हम क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार यस बोल दीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जान लेना है हमको, ठीक है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि विकास क्या होता है। अब यहाँ पे विकास से क्या तात्पर्य है कि विकास का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका रोड का विकास हुआ कि नहीं, ये सब हुआ कि नहीं, यानी विकास का यहाँ पे तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, तो विकास का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। हमारे ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे विकास का अर्थ ये होता है ना। जब जीव जंतु की उत्पत्ति हुई तो पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये है विकास का अर्थ, है ना। यानी यहाँ पे विकास का पूरा तात्पर्य यही है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे जो जीव जंतु हुए कैसे हुए, हम कैसे हुए, यानी सारी हमारी उत्पत्ति हुई है ना। तो इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, ये है यहाँ पे विकास का तात्पर्य। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विकास का तात्पर्य इस चैप्टर से क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई, पेड़ पौधे की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, है ना, कहाँ से जीवन स्टार्ट हुआ, कैसे जीवन स्टार्ट हुआ, है ना, हमारे पृथ्वी पे इतना समुद्र कहाँ से आया, सारी चीजें, यानी कैसे ये सब उत्पन्न हुई, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आए। ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है बाबू समझ में आए। ठीक है,
ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि विकास का अर्थ क्या है, यानी विकास का मतलब क्या होता है। तो बाबू विकास का मतलब क्या होता है कि धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया को हम लोग विकास कहते हैं। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि फट से हो जाए कुछ भी तो वो विकास है, नहीं, धीमी गति से पूर्ण होने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विकास कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमारी पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति बहुत ही धीरे धीरे हुई थी, बहुत, यानी यहाँ पे अगर विकास का मतलब बताया जाए तो 1000 वर्ष, 2000 साल, यानी 100 साल, यानी इसके पश्चात अगर विकास हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। यानी धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों विकास कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि पहले के जमाने में क्या थे, लोग कम विकसित थे, है ना, हमारे दादा परदादा क्या कम विकसित थे। और यहां से आज का जनरेशन देखिए तो क्या हुआ, आज का जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो गए हैं, विकसित हो गए, ठीक है। और अपने मम्मी पापा को देखिए, आपके मम्मी पापा के अकॉर्डिंग आप क्या है, बहुत ज्यादा विकसित है ना। और आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो संतान होगा वो क्या होगा, और ज्यादा विकसित होगा। तो विकास का मतलब क्या, अब ये विकास यानी हमारे पूर्वजों से लेके यहां तक आने में कितना समय लगा, तो ये धीरे धीरे, यानी विकास का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और विकास को पूरा होने में 100 साल, बहुत सारा समय लगता है, यानी बहुत लंबा समय लगता है विकास को पूरा होने में। और ये जो विकास होता है ना, निरंतर चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि विकास रुक जाएगा। यानी आप यहीं पे देखिए कि आपके जो पूर्वज, हमारे पूर्वज थे, वो कम पढ़े लिखे थे, थोड़ा सा दिमाग का भी कमी हुआ करता था, है ना। और यहाँ आप देख लीजिए जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया, अब आप अपने मम्मी पापा को ही देखिए, अपने दादा दादी को ही देखिए, उनका यहाँ पे जो जनरेशन था उसका कुछ अलग था और आपका जनरेशन है उसका कुछ अलग है। अब क्या यहीं पे रुक जाएगा, नहीं। और जो आपके संतान होंगे वो और ज्यादा विकसित होंगे, है ना, और उनके जो भी संतान होंगे वो क्या होंगे, और ज्यादा विकसित होंगे। तो यही होता है विकास का एक डेफिनेशन, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बता दें कि विकास क्या होता है, सबसे पहले नोट कीजिएगा कि कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों में परिवर्तन की क्रिया ही विकास कहलाती है। कम विकसित जीवों में अधिक विकसित जीवों की क्रिया ही विकास कहलाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो पहला नोट कीजिएगा कि कम विकसित जीवों से अधिक विकसित, याद रखना है क्या, अधिक विकसित जीवों की परिवर्तन होने की क्रिया हमारी विकास कहलाती है, ठीक है। हमने आपको तो इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यह बहुत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। हमने आपको क्या बताया कि जो विकास होता है, विकास बहुत धीमी गति से होता है, सालों साल लग जाते हैं विकास होने में, ठीक है। जैसे हमने आपको एक आपके पूर्वज के नाम पे हमने बताया, है ना, यानी ब्रह्मांड बना, उसके बाद से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो कितना साल लगा, है ना, जीवन की उत्पत्ति में, है ना। तो ये सब क्या होती है, विकास जो होता है धीरे धीरे होता है, यानी ये क्या होता है, एकदम धीमी गति से होने वाली एक अभिक्रिया होती है। तो ये आपको याद रखना है कि विकास जो होगा ना, यह क्या होगा, बहुत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, यानी जो विकास होगा आपका रुकेगा नहीं, है ना। कोई भी विकास होता है प्यारे बच्चों तो वो क्या होगा, रुकेगा नहीं, है ना। यानी विकास जो होगा वो क्या होगा, रुकेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, एक बार बता दीजिए, चलिए सभी बच्चे बता दीजिए, चलिए सभी बच्चे बता दीजिए। तो चलेंगे उसके बाद से प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है ना। ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग कैसे पैदा हुए, है ना, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी तो उत्पत्ति हुई होगी ना कैसे भी कैसे, तो वो कैसे हुई ये सारी जानकारी हम लोग देंगे, हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पे क्या तर्क निकाला, क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जो सिद्ध कर रहे थे कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है आखिर पृथ्वी पे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप लोग बताइए कि विकास के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं, कि विकास क्या होता है। विकास एक धीमी प्रक्रिया से होने वाली क्रिया है, यानी धीमी गति से होने वाली क्रिया है, जिसको क्या होता है प्यारे बच्चों, एक मतलब विकास होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। यानी विकास की क्रिया होने में बहुत ज्यादा समय लगती है और ये एक धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक है। आपको याद रखना है। और जो विकास होता है ना प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि निरंतर ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो ये भी आपको 100% ध्यान में रखना है। तो विकास के बारे में इतना आपको पता चल गया, डेवलपमेंट के बारे में आपको इतना पता चल गया। अब देखिए, अब बात आती है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे बात आता है कि ब्रह्मांड की हमारी उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। बाबू बोला जाता है, बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता था कि एक आग का गोला था, ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ,
एक बड़ा आग का गोला था, और क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ। जब वो फटा ना तो बहुत सारे कणों में विभक्त हो गया। मान लीजिए कि कोई भी चीज है वो फटता है तो क्या होता है, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, बिखर जाता है। जब भी कोई भी चीज विस्फोट होता है, फूटता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों में वो विभक्त हो जाता है। तो वैसे ही बताया जाता है कि ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक आग का गोला था जो क्या हुआ, फटा, यानी उसमें विस्फोट हुआ, तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। उसी में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी भी है ना। बहुत सारे यहाँ पे हमारे ग्रह भी बने, बहुत सारी चीजें बनी, उसी में से हमारा एक पृथ्वी है। तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एक आग का गोला था, उसमें विस्फोट हुआ, तो उससे क्या हुआ, हमारा पृथ्वी का, यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बने, उसी में से एक क्या है, हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब जानते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, याद रखना है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, याद रखिएगा। तो 2000 करोड़ वर्ष पहले, बाबू 20,000 करोड़ वर्ष पहले हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और उस समय से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे हैं, है ना। उस समय से क्या हो रहा है, इस पे विकास ही हो रहा है ना पृथ्वी पे, तो आज हम यहाँ पे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताइएगा, 20,000 करोड़ वर्ष पहले, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि 200 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी 200 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इसमें वायुमंडल नहीं था। ठीक है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब एक आग का गोला था उसमें विस्फोट हुआ, तो उसमें से एक जो टुकड़ा था हमारा पृथ्वी था, तो उसमें क्या था, उस समय वायुमंडल नहीं था। और जब क्या होता है, आग का जो गोला होता है ना, जब टूटता है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो आग का गोला है, टूटेगा तो वो गर्म ही ना रहेगा, आपको याद रखना है। और जब यहाँ पे वो गर्म था तो आहिस्ता आहिस्ता जल होते गया, वर्षा होती गई, उस क्या हो गया, और पृथ्वी का वायुमंडल कम होता गया। क्योंकि उस समय जब आग का गोला था और उसमें से हमारी पृथ्वी बनी थी, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था पृथ्वी का। ठीक है, इसलिए उस पे क्या था प्यारे बच्चों, उसमें वायुमंडल अनुपस्थित था। ठीक है, क्लियर हो गया कि मान लीजिए कि आग का गोला है। ठीक है, अब आग का गोला उसको तोड़िएगा तो गर्म रहेगा ना, ठंडा होते होते होगा, है ना। तो उस समय वो क्या था, पृथ्वी के तापमान कम से कम बताया जाता है कि जब वायुमंडल बनी थी, मतलब पृथ्वी जब विस्फोट हुआ था, तो उस समय हमारी पृथ्वी जो थी ना, उसका जो याद रखना है कि जो टेम्परेचर था ना 800 डिग्री सेल्सियस था। अभी हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस में क्या होते हैं, गर्मी के मारे मरने लगते हैं। अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम लोग एकदम हालत खराब हो जाता है गर्मी से। लेकिन उस समय क्या था, पृथ्वी का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि पृथ्वी जैसे, यहाँ पे याद रखिए कि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, इसमें जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया निर्माण हुआ। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। किस किस का निर्माण हुआ, कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई। मान लीजिए कि पृथ्वी क्या है, एक आग का गोला है। ठीक है, आग का गोला है। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, चाय पी रहे हैं। तो चाय क्या है, अगर आप कप में चाय लिए हैं, अगर आप कप में चाय लिए हैं तो वो क्या होगा, चाय गर्म रहेगा। लेकिन उस कप के चाय को अगर आप प्लेट में डाल देंगे खाली जगह पे, तो वो क्या होगा, जब ये कप में चाय, कप का चाय अगर आप प्लेट में डालेंगे तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा ही ना होगा। उसी प्रकार जब आग का गोला था, जब टूटा तो पृथ्वी क्या थी, एक आग की गोला ही ना थी, है ना। तो वो भी क्या हो गई, आहिस्ते आहिस्ते जब वर्षा होने लगी और क्या हो गया, जल वाष्प होने लगा, तो उसमें क्या होगा, ठंडी होती गई। जब ठंडी हुई तो क्या हुआ, आपको याद रखना है कि इसमें जल वाष्प, याद रखना है कि इसमें क्या हुआ, जल हुआ और जल वाष्प बना। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया गैस बना। क्या बना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया गैस का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कब, तो जब पृथ्वी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई तब। ठीक है, अब देखिए अगला है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़कर, यानी यहाँ पे याद रखना है कि जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है जो बहुत हानिकारक होती है, जो हम आपको बता चुके हैं, वो क्या की, पानी को तोड़कर, यानी क्या था, H2O, है ना, H2O को तोड़कर क्या कर दी प्यारे बच्चों, H2 और O2 अलग अलग कर दिया। यानी यहाँ पे क्या किया, जो पराबैंगनी, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, उस समय क्या था, सबसे पहले जानिए कि जब गर्म था, जब ठंडा होने लगा तो उसमें जल बना, जल वाष्प बना, मीथेन बना। तो उसमें क्या किया कि जब पराबैंगनी, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आई ना, तो बाबू पानी को तोड़ के क्या बना दी, एक H2 बना दी और एक O2 बना दी, है ना। क्या कर दिया, H2 और O2 का निर्माण कर दिया। O2 ने NH3 व CH3 के साथ प्यारे बच्चों मिलाकर H2O और CO2, यानी यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे H2O और CO2 का एक गैस बना लिया, है ना। यानी क्या बना दिया कि आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ने यहाँ पे याद रखना है कि अमोनिया के साथ क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अभिक्रिया करके यहाँ पे H2O गैस बना दिया
और यहाँ पे आपको याद रखना है कि फिर यहाँ पे मीथेन के साथ ऑक्सीजन क्या किया, मीथेन के साथ अभिक्रिया करके प्यारे बच्चों क्या बना दिया, तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़िए कि इसी प्रकार धीरे धीरे याद रखना है कि इसी प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत तथा अन्य गैसों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसी प्रकार से क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारा ओजोन परत भी बनने लगा, है ना। पहले क्या हुआ, जैसे जैसे ठंडी हुई तो उसमें जल हुआ, जल वाष्प हुआ, मीथेन गैस हुआ, यहाँ पे याद रखना है कि अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ कि पाराबैंगनी किरणों ने जल को तोड़ के क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे H2 और O2 में क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, जिसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए अमोनिया के साथ मिलाकर क्या बना दिया प्यारे बच्चों, H2O बना दिया। और याद रखना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे मीथेन के साथ मिलाकर कौन सा गैस बना दिया, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ये निर्माण कर दी। फिर क्या हुआ, पृथ्वी और ठंडी होती गई बाबू, ठंडी होती गई, ठंडी होते होते क्या हुआ कि ओजोन परत का भी निर्माण होने लगा। हमारे पृथ्वी में क्या हुआ, ओजोन परत भी बनने लगा। अभी तो ओजोन परत बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को त्वचा कैंसर से जूझना पड़ रहा है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत का क्षय ना करें, इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है, सभी से बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, ओजोन परत क्या हो रहा है, अभी क्षय हो रहा है बहुत ज्यादा। ओजोन परत का क्षय किससे होता है, तो हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो भी यहाँ पे नालियों से, मतलब जितने भी कल कारखाने होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और जो हमारा चिमनी का धुआं हुआ हो गया, जितनी भी गैसें निकलती हैं, इससे हमारा ओजोन परत क्या होता है प्यारे बच्चों, कमजोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जैसे जैसे ठंडी पृथ्वी होती गई ना, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा ओजोन जो था प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ओजोन परत तथा अन्य जो गैसें हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के और ठंडा होने पर और क्या हुआ, फिर पृथ्वी और ठंडा हुआ। ठीक है, पृथ्वी के और ठंडा होने पर जल वाष्प ने बरसात का रूप ले लिया। ठीक है, पृथ्वी और ठंडा हुआ तो जो जल वाष्प था वो बरसात का रूप लेने लगा। ठीक है, क्या हुआ, बरसात का रूप ले लिया, जिससे गहरे गहरे यहाँ पे महासागर, यानी यहाँ पे याद रखना है कि गहरे गहरे यहाँ पे जगह को महासागर का रूप ले लिया। जैसे जैसे प्यारे बच्चों हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई तो जल वाष्प जो था क्या कर लिया बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि वर्षा का रूप ले लिया। अब आप बोलेंगे कैसे, तो बाबू जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई, ठंडी होती गई, ठंडी होती गई, तो जो जल वाष्प है ना वो वर्षा का रूप ले लिया, और वर्षा क्या हुआ, होने लगा पृथ्वी पे। और वर्षा होने लगा तो क्या हुआ, जितने भी गड्ढे थे वो क्या हो गए, तालाब के रूप ले लिए। छोटे गड्ढे थे तो तालाब के रूप ले लिए, बहुत ज्यादा गड्ढे थे तो प्यारे बच्चों समुद्र का रूप ले लिए। जैसे कोई भी चीज अगर विस्फोट होता है तो समतल थोड़ी होता है, समतल जमीन था वहां पे पानी नहीं रुका, और जहां पे गड्ढे गड्ढे थे, जहां पे बहुत ज्यादा गड्ढा था, वो क्या किया, समुद्र का रूप ले लिया, है ना। कोई भी चीज को तोड़िएगा तो समतल थोड़ी टूटेगा, वो गड्ढा कहीं ना कहीं रहेगा। तो जहां जहां पे गड्ढा था वहां पे क्या हुआ, जब बरसात हुआ तो पानी लग गया, तो जो छोटा गड्ढा था वो तालाब का रूप ले लिया, जो बड़ा गड्ढा था वो महासागर का रूप ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कि यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ये विकास ही ना है बाबू, पृथ्वी का जब उत्पत्ति हो गया, पृथ्वी का उत्पत्ति हो गया, तो पृथ्वी का उत्पत्ति होने के बाद 50, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पे जीवन आया। क्या हुआ, 50 करोड़ साल तक पृथ्वी आहिस्ता 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 ठंडी होती गई, और इसमें ये सारी क्रियाएं होती गई जो हमने आपको बताई। 50 करोड़ साल तक ये ठंडी हुई, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता विकास होते होते जब 50,000 करोड़ साल बीत गया, तब जाके हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हमारे ब्रह्मांड की और यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक सिंपल सा बोला जाता है कि गाग का गोला था, विस्फोट हुआ तो उसमें बहुत सारे ग्रह बने, बहुत सारे ऐसे बने, उसी में से मेरा एक पृथ्वी है ना, हम लोग का एक पृथ्वी है। और पृथ्वी क्या था, जब फूटा था तो बहुत गर्म था। कोई भी चीज है प्यारे बच्चों, जब एक में रहेगा गर्म होगा, फूटेगा अलग होगा तो वो ठंडा होगा। ठंडा होते 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 जैसे जैसे ठंडी होती गई, ये सब क्या होता गया, आपकी प्रक्रियाएं होती गई। जब पूरा ठंडा हो गया, यानी जब से ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड बन के और जब तक कोई एक जीव आया, तब तक यहाँ पे कितना साल लग गए, 50 करोड़ साल लग गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, एक बार बताइए, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट नोट करेंगे, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे।
अब देखिए जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या पढ़ेंगे बाबू, याद रखिएगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बाबू यहाँ पे बताया कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई, वैसे हुई, कैसे हुई। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया, किसी ने सही दिया, किसी ने गलत दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक जो वैज्ञानिक थे स्टेनले मिलर, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सही थोड़ा सा दिया था। उन्होंने बताया था कि महासागरों से यानी जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी, है ना। वो कैसे हुई थी वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हमारी कैसे हुई पृथ्वी पे। उस समय क्या था, हमारा पृथ्वी बाबू 800 डिग्री सेल्सियस का था, तो उसमें कोई भी चांस ही नहीं था जीवन की उत्पत्ति का, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जीवन की आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। बाबू याद रख लेना है क्या कि पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग, आज से अभी जब है ना, आज से लगभग कितना 100 करोड़, तो याद रखिएगा कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। 400 करोड़ वर्ष पहले पहला जीवन आया था पृथ्वी पे। 400 करोड़ वर्ष पहले मतलब प्रारंभ हुआ था जिंदगी। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, निम्नलिखित प्रकार के सिद्धांत, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना अपना सिद्धांत दिया। यानी बहुत ज्यादा वैज्ञानिक थे जो अपना अपना सिद्धांत दिए। किसी ने बताया इस प्रकार से उत्पत्ति हुई, किसी ने बताया उस प्रकार से हुआ, किसी ने बताया ऐसे हुआ, किसी ने बताया वैसे हुआ। लेकिन यही सब सिद्धांतों को हमको पढ़ना है। लेकिन सारे वैज्ञानिक थे वो बता रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति कुछ ऐसे हुई थी। उस समय तो कोई देखने नहीं गया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन सारे वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना कर रहे थे और बता रहे थे कि नहीं ऐसे हुई होगी जीवन की उत्पत्ति, ऐसे हुई होगी जीवन की उत्पत्ति। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं कि बाबू यहाँ पे याद रखिएगा स्पोर सिद्धांत या यहाँ पे देखिए पेंसपेर्मिया सिद्धांत। याद रखिएगा पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, याद रखिएगा पहला सिद्धांत क्या है। देखिए पहला सिद्धांत क्या है, स्पोर सिद्धांत, या यहाँ पे याद रखिएगा कि पेंसपेर्मिया सिद्धांत क्या है। स्पोर सिद्धांत या पेंसपेर्मिया सिद्धांत क्या है, तो स्पोर सिद्धांत या पेंसपेर्मिया सिद्धांत क्या कहती है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर यानी जीवाणु नामक यहाँ पे कॉस्मिक कण आया और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी बोला गया कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो स्पोर जो सिद्धांत है, या सॉरी यहाँ पे याद रखना है कि जो स्पोर सिद्धांत है, सॉरी यहाँ पे सही बोले हैं, स्पोर सिद्धांत है या यहाँ पे पेंसपेर्मिया सिद्धांत है। इनके अनुसार बोला गया कि बहुत सारे ग्रह थे, जैसे पृथ्वी जब एक आग का गोला था टूटा तो बहुत सारे ऐसे ग्रह बन गए, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड में यहाँ पे ग्रह बने। तो उसी में से बोला गया क्या, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे स्पोर सिद्धांत में क्या बोला गया कि कुछ वैज्ञानिक के अनुसार, यानी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो मानते थे कि क्या हुआ कि अनेक ग्रहों से, यानी अलग अलग ग्रहों से, याद रखना है कि अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर का मतलब क्या होता है, बीजाणु। स्पोर का मतलब क्या, यानी अनेक ग्रहों से बीजाणु आए पृथ्वी पे तब जाके जीवन की उत्पत्ति। ऐसा हो सकता है, संभव है जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा गलत है। यानी स्पोर सिद्धांत हमको क्या बताता है, स्पोर सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माना था, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अलग अलग उपग्रहों से क्या हुआ, जीवाणु आए। क्या हुआ प्यारे बच्चों, जीवाणु आए। अलग अलग क्या हुआ प्यारे बच्चों, जीवाणु आए। और जब जीवाणु आए तो अलग अलग आए, तो ये पृथ्वी पे आए और उससे हमारे जीवन की उत्पत्ति हो गई। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। तो इस सिद्धांत को गलत कर दिएगा। बताइए समझ में आ रहा है? चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोस यहाँ पे याद रखिए स्पोर सिद्धांत या पेंसपेर्मिया सिद्धांत है। तो स्पोर सिद्धांत क्या कहता है, इसमें बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो अलग अलग हमारा ग्रह है ना, वहां से जीवाणु आए और जीवाणु आए पृथ्वी पे और वहां से हमारे जीवन की उत्पत्ति हो गई। ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए अगला यहाँ पे। पहले इसका इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हैं फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आप लोग यहाँ पे करते रहिए, फटाफट करते रहिए चेला, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, टाइम अब नज़दीक आ गया है, इसलिए हम भी एकदम पूरा लग गए हैं। और आपको भी क्या करना है, सिर्फ लगना है पढ़ाई पे और कुछ पे नहीं। सारा चीज़ अभी त्याग दीजिए और पढ़ाई आप लोग करते रहिए। सारा चीज़ त्याग दीजिए पढ़ाई के सिवा।
मतलब पढ़ाई के खाली पढ़ाई कीजिए और उसके बाद कुछ भी नहीं कीजिए। अब जो दूसरा सिद्धांत था बाबू, दूसरा सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। स्पोर परमिया सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, स्पोर सिद्धांत तो हमने पढ़ लगा कि स्पोर सिद्धांत में क्या क्या कि अलग अलग वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अलग अलग ग्रुप यहाँ पे अलग अलग ग्रहों से क्या स्पोर, स्पोर का मतलब क्या होता है जीवाणु, है ना, जीवाणु आए और हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति हो गया, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि दूसरा जो सिद्धांत है आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरा सिद्धांत था स्वतः जनन सिद्धांत। ठीक है, अब ये स्वतः जनन सिद्धांत क्या है ये हम आपको बताते हैं कि इसके अनुसार कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से जैसे चूहे जैसे यहाँ देखिए जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले अभी समझ में नहीं आएगा तो हम है ना समझाने के लिए कि इनके अनुसार क्या होता है कि जैसे गंदे मतलब जैसे कपड़े उपड़े होते हैं, गंदे कपड़े हो गए, रोटी हो गए, उससे हमारे चूहे जैसे अन्य जानवर क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे वो सड़ता है, जैसे किसी आप रोटी को ही रख देते हैं तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, है ना, सड़ेगा तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी पर क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसी प्रकार हमारा जीवन भी संभव हुआ होगा। तो उस समय कहाँ से कपड़ा आएगा जी, उस समय रोटी कहाँ से आएगा, ये संभव है, ये संभव नहीं है, तो इसको भी ठुकरा दिया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्वतः जनन सिद्धांत क्या है। तो स्वतः जनन सिद्धांत में क्या कहा गया कि जिस प्रकार से कपड़े मैले कुचैले कपड़े हो गए, रोटी हो गया, उससे क्या चूहे जैसे अनेक जानवर जो होते हैं क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। या मीठा या तरल खाद्य पदार्थ डालने से मक्खियां स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही मीठा चीज देखिए ऑटोमेटिक मक्खी सब आ जाती है ना। तो उसी प्रकार हमारा जीवन का भी उत्पत्ति हुआ। तो ये भी पूरा हरगिज गलत है, पूरा का पूरा इसको ठुकरा दिया गया, इसको गलत कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो स्वतः यहाँ पे याद रखना है कि स्वतः जनन सिद्धांत है, इसको भी क्या कर दिया, गलत कर दिया गया। इसमें यह बताया गया कि शायद ब्रह्मांड का उत्पत्ति ऐसे ही हुआ होगा, जैसे रोटी वोटी रख दीजिए, कपड़ा रख दीजिए मैला कुचैला, रोटी वोटी सड़ा हुआ रख दीजिए, तो कैसे चूहे हुए आ जाते हैं, चाहे उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो उसी प्रकार हो सकता है कि हमारी ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुई होगी। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है। तो ये भी आपको इतना समझ में आया, बताइए फटाफट से, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे अगला जो यहाँ पे है, अगला है लुईस पास्चर का सिद्धांत, है ना। जो लुईस पास्चर है, इन्होंने थोड़ा बहुत तो ठीक दिया, इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जो लुई पास्चर थे ना, इन्होंने बाबू थोड़ा बहुत सही किया, लेकिन ये भी इतना अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, स्वतः यहाँ देखिए जो लुईस पास्चर थे उन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। याद रखना है कि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत को क्या कर दिया बाबू, गलत करार दिया। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि कपड़े से यहाँ पे चूहा जैसे कपड़ा उपड़ा हो गया चाहे रोटी हो गया, उससे जैसे चूहा आ जाते हैं और भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, खा लेते हैं, तो उससे हमारा कीड़े मकोड़े उसी प्रकार आ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन की भी उत्पत्ति हुई होगी, है ना, ऑटोमेटिक आ गया होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या किया लुईस पास्चर जी ने, क्या किया कि इस सिद्धांत को, जो जनन सिद्धांत था बाबू, उसको क्या कर दिया बाबू, गलत साबित करते हुए जीवन की, जीव की आर्थिक, यहाँ देखिए याद रखना है कि जीवन, यहाँ पे याद रखना है कि जीवन जीव उत्पत्ति, अर्थात यहाँ पे पूर्व में निर्मित जीव से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने कुछ ठीक कहा कि जो हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है तो जो पूर्व निर्मित जीव है उन्हीं से हम लोग बने हैं। तो सही बात है, ये तो है कि पूर्व जो हमारे हैं, पूर्व जैसे हम लोग मम्मी पापा के संतान हैं, तो हमारे मम्मी पापा भी किसी न किसी के होंगे। तो इन्होंने ये बताया कि हम लोग पूर्व निर्मित जीव से ही बने हैं, है ना। यानी जो पूर्व में, याद रखना है कि पूर्व में निर्मित जीव है, उसी से क्या हुआ है, नए जीवों का उत्पत्ति हुआ है। लेकिन वो बाबू जो पूर्व में थे वो कौन थे, कैसे आए, वो भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे ना। तो ये भी इनका सिद्धांत यहाँ पे गलत हुआ। इन्होंने कुछ का ठीक दिया कि हाँ पूर्वजों से ही हम लोग हैं, ठीक है, बस सही बात है। ये इन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने साबित कर दिया इस सिद्धांत को, स्वतः जनन सिद्धांत को, कि हाँ ये गलत है। उसके बाद से इन्होंने क्या बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति है यानी पूर्ण निर्मित जीव से ही हुई है, यानी हमारे पूर्वजों से ही हुई है ना, जिससे हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्रयोग में इसको सिद्ध किया। ठीक है, इसको प्रयोग में क्या किया, सिद्ध किया। अब देखिए उन्होंने 2 फ्लक्स लिए। इनका प्रयोग क्या था, याद रखना है कि लुईस पास्चर का, उनका यहाँ पे याद रखना है कि 2 फ्लक्स लिया। यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा फ्लक्स है, ठीक है। इसको क्या किया, बिना ढक्कन का रखा। याद रखिए उन्होंने 2 फ्लक्स लिया, जन्म मृत इष्ट रखा। उसमें क्या किया, जिसमें क्या किया, इसमें मृत इष्ट रखा। मृत क्या रखा बाबू, इष्ट रखा।
मृत इष्ट रखा, ठीक है, मृत इष्ट रखा इसमें, ठीक है। एक फ्लक्स को खुला ही रहने दिया, ये एक फ्लक्स खुला है और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये एक फ्लक्स है, इसको क्या कर दिया, एस आकार दे दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। एगो ये फ्लक्स है, इसको क्या कर दिया, एगो एस आकार इन्होंने दे दिया, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, उन्होंने दो फ्लक्स लिया, हमने दो फ्लक्स ले लिया। अब यहाँ आप देखिए जिसमें मृत इष्ट को रखा, इसमें दोनों में क्या किया, मृत इष्ट को रखा, ठीक है। एक फ्लक्स को खुला ही रहने दिया, एक फ्लक्स को क्या किया, खुला ही रहने दिया, एक फ्लक्स को हमने खुला ही रहने दिया, जबकि दूसरे फ्लक्स की गर्दन को गर्म करके एस आकार कर दिया। तो हमने यहाँ पे दूसरे फ्लक्स की गर्दन को हमने एस आकार कर दिया और यहाँ पे इसे जीवाणु रहित करके आगे, इसे क्या किया, जीवाणु रहित करके आगे से बंद कर दिया। यहाँ पे क्या किया, इसे जीवाणु रहित करके इसे आगे से बंद कर दिया। उसने अपने प्रयोग में ये पाया कि जिस फ्लक्स को खुला छोड़ा था, जिस फ्लक्स को उन्होंने खुला छोड़ा था, याद रखिएगा कि जिस फ्लक्स को उन्होंने खुला छोड़ा था उसमें रखे गए मृत इष्ट में नए जीव उत्पन्न हो गए हैं। यानी ये जो फ्लक्स जो है इसको क्या किया था, खुला छोड़ा था, तो इसमें मृत इष्ट है ना बाबू, मृत इष्ट है ना, तो इस मृत इष्ट में क्या हुआ, नया जीवन देखा उन्होंने, नया जीवन देखा, ठीक है, क्या किया, नया जीवन इसमें देखा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि याद रखिएगा कि बंद कर दिया, अपने प्रयोग में पाया कि जिस फ्लक्स को खुला छोड़ दिया था उसमें रखे गए मृत इष्ट में नए जीवन उत्पन्न हो गए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि पूर्वजों से ही होता है, ठीक है, नए, यहाँ पे इसमें दोनों में मृत रखा लेकिन एक को खुला छोड़ दिया तो उसमें पाया कि उसमें यहाँ पे नए जीव उत्पन्न हुए हैं, है ना, नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसे जीवाणु रहित नहीं किया गया था, क्योंकि उसे जीवाणु रहित नहीं किया गया था तब, जबकि दूसरे में क्या किया गया था, फ्लक्स में जीव उत्पन्न क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। जबकि ये जिसको एस आकार दे दिए थे और इसको बंद भी कर दिए थे तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हुआ था इसमें जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था। तो ये हमारे लुईस पास्चर जी ने, वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया, ठीक है। कैसा लगा ये आपको समझ में आया कि इन्होंने दो फ्लक्स लिए, ठीक है, दो फ्लक्स में क्या किए, एक फ्लक्स, दोनों फ्लक्स में सबसे पहले क्या किए कि मृत इष्ट को रखा, जो इष्ट होते हैं उनको मृत करके रखा, ठीक है, और एक को क्या किया, खुला छोड़ दिया, और एक को क्या किया, गर्म करके उसका एस आकार कर दिया और उसको बंद कर दिया, ठीक है, और क्या किया, यहाँ पे एक को जीवाणु रहित कर दिया, ठीक है। और जब देखा उन्होंने कि जो फ्लक्स खुला हुआ है ना, तो इसमें तो मृत इष्ट रखा हुआ है लेकिन इसमें नया जीवन उत्पन्न उन्होंने देखा कि हाँ इसमें नया जीवन उत्पन्न होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो पूर्व निर्मित जीव है उसी से हमारा नए जीव का उत्पत्ति होता है, जबकि जो एस आकार का था ये बंद हो चुका था, इसमें क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ये आपको समझ में आया, एक बार बता दीजिए, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये आपको समझ में आया। अगर आपसे पूछ देगा कि लुईस पास्चर के सिद्धांत को लिखे तो आप लिख दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है बाबू। अगला आ जाइए, अगला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, फटाफट से आप लोग नोट कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट नोट करेंगे, चलिए जल्दी नोट कीजिए, चलिए फटाफट से नोट कीजिए। अब आइए कि यहाँ देखिए ओपेरिन और हेल्डन सिद्धांत है ना, ओपेरिन अलग वैज्ञानिक है और हेल्डन अलग वैज्ञानिक है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि ओपेरिन और हेल्डन का सिद्धांत, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या दिया, यानी जीवन से उत्पत्ति के लिए कि कैसे हमारे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, इसके सिद्धांत पे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ हद तक सही दिया कि हाँ हमारे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है समुद्रों से ही हुई है, उन्होंने सिद्ध भी किया इस बात को। तो याद रखना उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्टेनले मिलर, है ना, याद रखना स्टेनले मिलर, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप डीपली स्टडी करिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप डीपली स्टडी जरूर कीजिएगा, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं आप नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। अब आइए कि ओपेरिन हेल्डन सिद्धांत क्या है। तो ओपेरिन हेल्डन का सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे सुनिए कि इस सिद्धांत के रूप में याद रखना है कि इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक, यहाँ आप देखिए SI ओपेरिन, जो ओपेरिन थे कहाँ के थे, रूस के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। ओपेरिन हेल्डन सिद्धांत जो था उसमें क्या था, ओपेरिन क्या के थे, रूस के वैज्ञानिक थे, और इंग्लैंड के वैज्ञानिक, और इंग्लैंड के कौन थे, और इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों JBS हल्डन, याद रखना है JBS हल्डन ने क्या किया था, इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो ये डीपली अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछ देगा ओपेरिन कहाँ के थे, तो ओपेरिन जो वैज्ञानिक थे वो रूस के थे, जबकि हेल्डन कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने मिला के एगो प्यारे बच्चों क्या किया, एगो याद रखना है कि एगो सिद्धांत दिया था कि हाँ इस प्रकार से हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई होगी ब्रह्मांड पे। इन्होंने क्या बताया, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इनके अनुसार क्या होता है, ध्यान में रखिएगा कि इनके अनुसार
महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ। सही बात है, यहां पर तक इनका तो ठीक है कि महासागर में क्या हुआ था, जीवन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, महासागर में क्या हुआ, जीवन का प्रारंभ हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, लेकिन वायुमंडल में क्या था, अमोनिया और यहाँ पे याद रखना है कि मीथेन जैसे गैस कम, और यहाँ देखिए ज्वालामुखी यहाँ पे याद रखना है कि ज्यादा थे। क्या थे उस समय, क्या थे, ज्वालामुखी हमारा ज्यादा थे। ठीक है, इस समय वातावरण में ना के बराबर था। यहाँ पे याद रखें कि उस समय क्या था, वातावरण जो था हमारा ना के बराबर था, इसीलिए जीव भी यहाँ पे क्या थे, अवयवी थे। इन्होंने ये बताया, यहाँ तक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक कहा, बढ़िया से बताया कि हाँ कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई है वो महासागरों से हुई है। ठीक है, लेकिन ये सिद्ध उतना नहीं कर पाए दोनों वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने ये बताया, ध्यान में रखना है कि इनके अनुसार महासागर में जीवों का प्रारंभ हुआ। उस समय पृथ्वी का जो टेम्परेचर था प्यारे बच्चों कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस था। 800 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर था। तो उस समय क्या था, जैसे जैसे पृथ्वी हमारी ठंडी होती गई उस समय क्या हो गया, मेथेन गैस और यहाँ पे याद रखना है कि अमोनिया गैस जैसे गैसों का निर्माण हुआ। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस समय क्या था, ये गैसें कम थी लेकिन ज्वालामुखी जो थे वो बहुत ज्यादा थे। इस समय वातावरण में न के बराबर थे, है ना, यानी उस समय जो वातावरण है न के बराबर थे, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए जीव भी क्या थे, अवयवी थे। इसीलिए क्या थे बाबू, जीव भी हमारे अवयवी थे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया। चलिए चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अब अगले पे। ठीक है, अगला क्या है, अगला तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, फटाफट से सभी बच्चे नोट कीजिए। ओपेरोन हेल्डन का सिद्धांत क्या है, तो ओपेरोन हेल्डन का भी सिद्धांत आपको पता लग गया कि क्या है। ठीक है, अगला आज ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे सटीक जो है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आता है यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि मिलर का सिद्धांत क्या है बाबू, स्टेनले मिलर सिद्धांत, आप लोग जानते हैं ना स्टेनले मिलर सिद्धांत। ठीक है, बोला जाता है कि इसका फिगर बनाए और इसके बारे में लिखे, तो आज से आपके दिमाग में ही डाल देते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसकी थ्योरी को पढ़ के समझाते हैं, तभी आपको ये फिगर भी समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट फिगर बताएंगे आपको समझाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टेनले मिलर सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत को यहाँ पे याद रखना है कि जो स्टेनले मिलर सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एस.एल. मिलर ने 1953 में क्या किया था, अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। यानी यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बनना स्टार्ट हो गया कि इस मिलर मतलब स्टेनले मिलर सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत में स्टेनले मिलर ने 1953 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। यानी क्या किया था, ये जो स्टेनले मिलर थे 1953 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा ये क्या किया था, इस सिद्धांत को सिद्ध किया था। उन्होंने एक फ्लक्स में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी को भाप के साथ यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से क्या किया, स्पार्किंग कराया। इलेक्ट्रोड को यहाँ देखिए उन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में मिला दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन सा गैस है। पहले तो 2 फ्लक्स लेते हैं, जिसमें एक फ्लक्स में मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वो हाइड्रोजन हो गया, उनको रखा। बाबू एक बात बताइए कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, बताइए जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमने क्या बताया कि उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, याद रखिएगा इतना कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सभी बच्चे ध्यान में दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जी। उन्होंने क्या किया, उस समय 2 फ्लक्स लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, 2 फ्लक्स लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 फ्लक्स लिया। ठीक है, एक फ्लक्स में क्या किया, इन्होंने पानी रखा और पानी रख के उसका टेम्परेचर कितना किए बाबू, याद रखना कि उस समय टेम्परेचर किए पानी का 800 डिग्री। तो बाबू जब ये पानी 800 डिग्री पे बॉइलिंग होगा तो इसमें से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। बाबू क्या निकलेगा, इसमें से वाष्प निकलेगा। अब ये क्या हुआ, ये वाष्प क्या हुआ, ऊपर जाने लगा। ठीक है, ऊपर गया, है ना बाबू, वाष्प कहाँ जाता है, ऊपर ही जाता है। तो ये वाष्प क्या हुआ प्यारे बच्चों, ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने पहले से क्या लगा रखा था, एक फ्लक्स लगा रखा था। इन्होंने पहले से इसमें एक फ्लक्स लगा रखा था, इतना आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एक दूसरा फ्लक्स यहाँ पे लगाया था और इस फ्लक्स के
अंदर क्या रखा था, इसमें अब यहाँ पे CH4 यानी मीथेन गैस रखा था, NH3 यानी अमोनिया गैस को रखा था, क्योंकि उस समय क्या था, वायुमंडल पे जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई बाबू, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे याद रखना है सारी चीजें, जल वाष्प, ये सारी चीजें क्या थी, इसके अंदर थी, यानी कहने का मतलब पृथ्वी पे था। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय तो जब 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो 800 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट रखा है ना, यानी उबला 800 डिग्री सेल्सियस दिया वाटर को, है ना, और वाटर को जब 800 डिग्री सेल्सियस दिया तो इसमें से जो भी वाष्प गए, वाष्प क्या हुआ, इस रास्ते से कहां पे गए, इस रास्ते से इस फ्लक्स में गए, और इस फ्लक्स में पहले से क्या था, अमोनिया, मीथेन, और यहाँ पे याद रखना है कि जल था और हाइड्रोजन ऑक्साइड था, ठीक है। ये जब जितने भी थे उन्होंने क्या किया, इसके अंदर गया, ठीक है, और इसको किससे जोड़ रखा था, तो ऊर्जा के स्रोत में इलेक्ट्रोड के रूप में इसको जोड़ रखा था, 2 इलेक्ट्रोड उन्होंने लगा रखा था ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहां से जब यहाँ पे वाष्प आया तो वाष्प आके क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, जो वाष्प आया यहाँ से वाष्प गया, फिर यहाँ पे CH4 और अमोनिया, और यहाँ पे मीथेन, अमोनिया और जो भी गैसें थी उससे होते हुए जो हमारा वाष्प आया तो क्या हुआ, यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ। जब यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ तो 14 दिनों बाद, यानी याद रखिएगा फिर आगे क्या हुआ कि प्रयोग के 18 दिनों के बाद, याद रखिएगा कि जब वो ठंडा मतलब आया वहां पे और वहां पे आके क्या हुआ, ठंडा होने लगा, यानी प्रयोग के 18 दिन बाद फ्लक्स में जो द्रव पाया गया, यानी ये जो फ्लक्स है इसमें यहाँ पे जो जमा हुआ है, इसमें जो द्रव पाया गया उसका विश्लेषण करने पर उसमें यहाँ आप देखिए ग्लाइसिन, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे इलेनाइन एवं यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पाइटिक अम्ल जैसे तरल अमीनो अम्ल पाए गए, है ना। यानी इसमें क्या पाया गया प्यारे बच्चों, तो इसमें एमिनो अम्ल पाया गया, यानी इसमें एमिनो एसिड पाया गया। इसमें क्या पाया गया प्यारे बच्चों, एमिनो एसिड पाया गया, है ना। ये जो तरल पदार्थ था जब 18 दिन बाद इसको देखा गया इस जल को, तो इसमें क्या हुआ था, एकदम तरल पदार्थ था। और ये जो प्रयोग किए थे ना स्टेनले मिलर, उस समय के प्यारे बच्चों जो वायुमंडल का टेम्परेचर था उसी प्रकार से, और जो गैसें थी पृथ्वी पे वायुमंडल पे वो सारी गैसें रखी और उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर दिया 800 डिग्री सेल्सियस। तो उस वाष्प गया मीथेन ओसन से होके जब इस फ्लक्स में आके रुका तो 18 दिन बाद उन्होंने चेक किया तो इसमें एमिनो एसिड पाया गया। क्या हुआ प्यारे बच्चों, अमीनो एसिड पाया गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। एमिनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें पाया गया और यहीं से देखा गया कि हाँ जीवन की उत्पत्ति यहीं से संभव है, ठीक है, यहीं से हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, अमीनो अम्ल पाए गए, और इसके अलावा याद रखना कि इसके अलावा फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, यहाँ आप देखिए ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, आदि कार्बनिक अम्ल पाए गए, और साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि शर्कराएं हो गया या नाइट्रोजन क्षार हो गया या वर्णक भी इसमें क्या हो गए, पाए गए, और यहीं से हमारा क्या हुआ, जीवन का उत्पत्ति हुआ था। तो स्टेनले मिलर ने ये प्रयोग में बताया था और सिद्ध करके भी दिखाया था कि हाँ इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा जैसे उस समय का पृथ्वी था हमारा जो टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने क्या किया, 800 डिग्री सेल्सियस था तो उतना ही पानी लेके क्या, पानी लिया और 800 डिग्री सेल्सियस में पानी को गर्म किया। जब पानी को गर्म किया तो वाष्प तो बनेगा, इस वाष्प को क्या किया, दूसरे फ्लक्स में गया, और दूसरे फ्लक्स में क्या किए, उस समय वायुमंडल में क्या था, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में पानी और 800 डिग्री टेम्परेचर है, तो पानी खोलता होगा तो उसमें से वाष्प तो निकलता होगा ना, और ऊपर क्या है हमारे वायुमंडल में CH3 मीथेन है, अमोनिया गैस, ये सब जितने भी है, H2O है, जल वाष्प है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या हो गई, उसमें मिली, और फिर उसमें मिलने के बाद से फिर नीचे आई, तो कहीं पे जब वो जमा हुई तो उसमें क्या देखा गया, कहीं ना कहीं वो जमा होती होगी, तो वहां पे देखा गया कि उसमें अमाइनो एसिड पाया गया, है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार क्या हुआ प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल भी पाया गया, एसिटिक अम्ल भी पाया गया, बहुत सारे ऐसे अम्ल भी उसमें क्या हुए, पाए गए, तब यहाँ पे क्या हुआ, इसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ बच्चे, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया ना, हो गया होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। अब देखिए जैव विकास का प्रमाण, जो कि ये क्वेश्चन आता है कि जैव विकास का प्रमाण को बताएं। जैव विकास के प्रमाण, याद रखिएगा कि जैव विकास के प्रमाण, बाबू जैव विकास के प्रमाण, है ना, कि जो हमारा है जैव विकास का क्या प्रमाण है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवों के जन्म व उनके विकास को ही जैव विकास कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पे जीवन और उसके जन्म के विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव विकास कहते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। वर्तमान में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सभी जीव का विकास दूसरे जीवों की विभिन्नताओं के कारण जैव विकास
से हुआ है। यानी याद रखना है कि क्या कहा गया कि सभी जीवों का विकास दूसरे जीवों के विभिन्नताओं के कारण, जैव विकास के कारण ये हुआ था। अब यहाँ पे याद रखने की इस प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रकार की सहायता से किया जाता है। यानी ये जो प्रक्रिया है इसका अध्ययन है आप विभिन्न प्रकार की सहायताओं से आप कर सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि तुलनात्मक एवं आकार की व शारीरिक संरचना के प्रमाण। पहला क्या है बाबू, तुलनात्मक आकार की एवं शारीरिक संरचना के प्रमाण। दूसरा क्या है, जीवाश्म, है ना, जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, है ना, यानी विज्ञान का प्रमाण है। और तीसरा क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखने की अवशोषी अंगों के प्रमाण है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्या है कि यहाँ पे देखिए संयोजक, यहाँ पे देखिए कीड़ियों का प्रमाण, है ना, ये भी हो गया। चौथा क्या है, तुलनात्मक, यहाँ पे देखिए भौगोलिक से प्रभाव। ठीक है, ये भी इसका करना है। जंतुओं के भौगोलिक विस्तरण का प्रमाण, ये सारी प्रमाण प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक आकार की व शारीरिक संरचना के प्रमाण क्या है। तुलनात्मक आकार की और शारीरिक संरचना के प्रमाण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए फटाफट से सभी बच्चे नोट करेंगे। और बाबू आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये विकास चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारा सिद्धांत आपको पता चल रहा है कि नहीं। नहीं भी पता चल रहा होगा, बहुत सारे ऐसे कमजोर भी स्टूडेंट होते हैं, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा होगा तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा या दोबारा देख लीजिएगा, पूरा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो है, अगला क्या है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक संरचना के प्रमाण क्या है, जो कि हमने पहले बताया कि तुलनात्मक यहाँ पे क्या आकार की व शारीरिक संरचना के प्रमाण क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये कि तुलनात्मक आकार की एवं शारीरिक संरचना के प्रमाण क्या है। ठीक है, तुलनात्मक आकार की एवं शारीरिक संरचना के परिमाण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि तुलनात्मक आकार की एवं शारीरिक संरचना के परिमाण क्या है। सबसे पहले लिखिएगा कि जंतुओं में, याद रखिएगा कि जंतुओं में यहाँ पे याद रखिएगा शीर्षक संरचनाएं दो प्रकार के होती हैं। पहला जो होता है कौन सा होता है बाबू, ध्यान में रखने की समजात अंग। पहला क्या होता है, समजात अंग। ये पूछा जाता है कि समजात और असमजात अंग में अंतर लिखें, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखते हैं कि समजात अंग आखिर होता क्या है। समजात अंग किसे कहते हैं, तो जंतुओं के, याद रखना है कि जंतुओं के ऐसा अंग जिनकी संरचनात्मक, यहाँ पे जो संरचना होगी वो समान होगी लेकिन उनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जिसकी शारीरिक संरचना जो होगी वो समान होगी, जो क्या होंगे उसके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समजात अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तो समजात अंग किसे कहते हैं, तो वैसी, मतलब याद रखना है कि वैसी संरचना जो क्या हो प्यारे बच्चों, जंतुओं की वैसी अंग जो देखने में समान लगे, है ना, जिसकी संरचना क्या हो, समान हो लेकिन कार्य क्या हो प्यारे बच्चों, याद रखना है कि अलग अलग हो। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर आपको बोले उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए हम आपको बता दें जैसे मनुष्य के हाथ। ठीक है, मनुष्य का जो हाथ है, चमगादड़ के जो पंख है, ठीक है, ये जो चमगादड़ के पंख है, घोड़े का अगला यहाँ पे टांग है, इनकी संरचना तो क्या होती है, समान होती है लेकिन इनका कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों समजात अंग के बारे में यही जानिएगा, जंतुओं के एक ऐसा अंग जो संरचना क्या हो, सभी का समान हो लेकिन उसका कार्य क्या हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा मनुष्यों का हाथ, मनुष्यों का हाथ काम करने के लिए, हर चीज करने के लिए है। यहाँ देखिए चमगादड़ का पंख हो गया, घोड़ा का अगला टांग क्या चलने के लिए हो गया। ये सारी क्या होती है, देखने में समान होती है लेकिन क्या होती है, इसकी कार्य अलग अलग होती है। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, समजात अंग कहते हैं। अब यहाँ पे आज ये क्या है, समवृत्ति अंग क्या है, समवृत्ति अंग क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो जंतुओं के एक ऐसा अंग जिनके कार्य समान होते हैं, जंतुओं का एक ऐसा अंग जिनका कार्य समान होगा लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होगा, है ना, कार्य समान होगा लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होगा, तो क्या होगा, वो समवृत्ति अंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि समजात अंग क्या है, तो वैसा अंग जिसका यहाँ पे देखिए संरचना समान होगा लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा। लेकिन समवृत्ति अंग में क्या होगा, कार्य समान होगा लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होगा। तो वैसा अंग जिसका कार्य क्या हो, वैसा अंग जिसका कार्य क्या हो प्यारे बच्चों, समान होता है परंतु जो यहाँ पे आंतरिक संरचनाएं होती है ना, जो आंतरिक संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है यानी भिन्न भिन्न होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर रखना है, उसी को समवृत्ति अंग कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों के पंख, है ना, जैसे कीटों के पंख हो गए, है ना, पक्षियों के पंख हो गए, चमगादड़ों के पंख हो गए, उड़ने के लिए होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, उड़ने के कार्य करते हैं किंतु इसकी जो संरचना होती है ना अलग अलग होती है। इन सब का संरचना अलग होगा लेकिन कार्य एक ही होगा, उड़ने के लिए है। कीटों के पंख हो गए, पक्षियों के पंख हो गए, चमगादड़ों के पंख हो गए, सारा का सारा क्या होता है, संरचना अलग होगा लेकिन इसका कार्य क्या होगा, सेम होगा, सारा उड़ने के लिए। तो ये हमारा क्या होगा, समवृत्ति अंग हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
बाबू क्लियर हो गया जी, बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन के परमाणु, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये जीवाश्म ईंधन का परमाणु, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जीवाश्म ईंधन का परमाणु क्या है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का परमाणु क्या है, चलिए जीवाश्म ईंधन का परमाणु की बात करें तो वो जीवाश्म ईंधन का परमाणु क्या है ये हम आपको समझाते हैं। जीवाश्म ईंधन का परमाणु क्या है ये हम आपको समझाते हैं कि जीवाश्म ईंधन का परमाणु क्या है। तो देखिए प्राचीन जीवों के अवशेष हमारे चट्टानों के नीचे दबे मिले है ना, यानी जीवाश्म में क्या होता है जो चट्टानों के नीचे दब गया है। पृथ्वी हमारी एक बार क्या हो चुकी है, उलट पुलट हो चुकी है। एक बार पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरा था जिससे हमारी पृथ्वी का विनाश हुआ था, और उसी के अंदर जो भी जीव बचे थे वो दबे हुए थे, उनका यहाँ पे अवशेष हमको मिलता है जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए प्राचीन जीवों के अवशेष हमें चट्टानों के नीचे दबे हुए मिलते हैं जिसे जीवाश्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगर इसका अध्ययन किया जाए तो इसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म जैसे प्यारे बच्चों विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रदान करता है, यानी ये जो जीवाश्म होता है ना जैव विकास के लिए, याद रखना है कि जो जीवाश्म होता है जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण परमाणु को क्या करेगा, प्रदान भी करेगा। जो यहाँ पे याद रखना है ये जो जीवाश्म होता है ना प्यारे बच्चों जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण परमाणु, यानी जो परमाणु होता है उसको क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या, जैसे दिया गया है आर्टियो, यहाँ पे याद रखें आर्कियो पेट्रोकिस, याद रखना है कि आर्टियो, यहाँ पे याद रखना है कि आर्कियो पेट्रोरिक्स, यहाँ पे देखिए डायनासोर आदि मानव आदि के जीवाश्म जैव विकास के लिए क्या है, अच्छा परमाणु है। जैसे डायनासोर थे ना उस समय क्या थे, पृथ्वी पे डायनासोर थे। तो जब डायनासोर रहते थे, बड़े बड़े जीव रहते थे, तो हमने आपको कई बार क्लास में बताया था कि उस समय एक उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराया था जिससे हमारी पृथ्वी का विनाश हो गया था, है ना। जब टकराया तो क्या हुआ था, पृथ्वी पर के जितने भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे, वो पेड़ पौधे थे, पत्थर थे, वो बहुत ऊंचे चले गए। कोई भी चीज टकराता है तो वो क्या होता है, नीचे के समान ऊपर जाता है, तो उसे बहुत ऊपर चलेगा। और जब वो गिरा ना तो क्या हुआ, सारे जीव जंतु, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु दब गए। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, भयंकर तबाही आई जिसके अंदर सारे जीव जंतु क्या हो गए, दब के मर गए। और उन्हीं का प्रमाण हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्यारे बच्चों जो टॉपिक है इतना हम लोग कवर कर लिए। अगला जो इसका जो आएगा ना, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें पूरा इसको खलास कर दिया जाएगा। तो जो मेन टॉपिक था आपको तो हम पढ़ा दिए। अब अगला जो क्लास होगा, अगला जो 1-2 घंटा का लेक्चर होगा वो बहुत ही जल्दी आएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से विकास चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि विकास क्या है ना, विकास क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। उसके बाद से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाएगा 9135742024। आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स लेना है, याद रखिएगा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पीडीएफ नोट्स फटाफट प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।